अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वो शराइत जिनकी बुनियाद पर कश्मीरी राजा ने भारत के साथ इल्हाक किया, भारत इन तमाम शराइत से पीछे हट गया है, जिसके बाद भारतीय आइन के तहत कश्मीर को हासिल खुसूसी हैसियत ख़त्म हो गई है। मकबूजा कश्मीर अब रियासत नहीं रहा, वफाक के मातहत आ गया है और भारत का हिस्सा बना दिया गया है। पहले मकबूजा कश्मीर का अलग झंडा और आइन था, वो भी ख़त्म हो गया है। अब भारत के तमाम मरकज़ी क़वानीन का इतलाक़ मकबूजा कश्मीर पर हो सकेगा। भारतीय शहरी भी अब कश्मीर में कारोबार कर सकेंगे और जायदादें खरीद सकेंगे। मोदी हुकूमत के इस फैसले के बाद खदशा है कि कश्मीर में कश्मीरी अक़लियत में बदल जाएंगे और दीगर कौमें अक्सरियत में आ जाएंगी। पूरे खित्ते का जोग्राफिया बदल जाएगा। साथ ही पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि वो भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। भारतीय इक़दाम के बाद न सिर्फ कश्मीर में बल्कि खित्ते में भी कशीदगी फैल गई है और फिर से मुहाज़राई में इजाफा हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है। ये सब कुछ हुआ है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के एक फैसले के बाद। भारतीय हुकूमत ने आज आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया है। यह आर्टिकल क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और यह आर्टिकल मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के लिए कितना अहम है और इस आर्टिकल के खात्मे से कश्मीर का मामला कहाँ खड़ा होगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज भारतीय पार्लियामेंट में कश्मीर को नीम खुद मुख्तारी देने वाले आर्टिकल 370 ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की। अमित शाह ने जो तजवीज़ पार्लियामान में पेश की, इसके मुताबिक कश्मीर अब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत यानी यूनियन टेरिटरी होगी, जिसकी अपनी कानून साज असम्बली होगी। इसके अलावा भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक वादी कश्मीर जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम होगा और उसकी अपनी असम्बली होगी, जबकि दूसरा हिस्सा लद्दाख का होगा जिसकी कोई असम्बली नहीं होगी। इस ऐलान के बाद भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने भारतीय आइन फाड़ दिया। कश्मीर से अरकान असम्बली ने कहा कि भारत ने उनके साथ धोखा किया। साथ ही भारत के कानूनदान और आज़ाद सहाफ़ती हल्के भी इस हुकूमती इक़दाम पर तनक़ीद कर रहे हैं। भारतीय आइन में आर्टिकल 370 की एक तारीख़ है जो तकसीम से पहले के क़वानीन की बुनियाद पर है। जब बरे सग़ीर की तकसीम का मामला आया तो पाकिस्तान और भारत के नाम से दो अलहदा मुल्क वजूद में आए, लेकिन बरे सग़ीर में बाज़ ऐसी रियासतें थीं जिनके मुस्तक़बिल का फ़ैसला नहीं हो सका था। उनमें से एक रियासत कश्मीर भी थी जो राजा हरि सिंह के मातहत थी। ये मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी। बरे सग़ीर की तकसीम के वक्त जो उसूल रखे गए उसमें से एक उसूल ये भी था कि आज़ाद रियासतें अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रख सकती हैं, बसूरत दीगर भारत या फिर पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर सकती हैं। कश्मीर की अक्सरियत मुसलमान थी और इम्कान ये था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा। अलबत्ता इब्तिदाई तौर पर राजा हरि सिंह ने आज़ाद हैसियत में रहने का फ़ैसला किया, मगर किसी भी हतमी फैसले से पहले रियासत कश्मीर के हालात ख़राब हुए, जंग की फ़िज़ा कायम हुई और राजा हरि सिंह ने कश्मीर में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए भारत से मदद तलब कर ली। लेकिन भारत ने मदद करने से पहले कश्मीर के सामने इल्हाक की शर्त रख दी। राजा हरि सिंह ने शर्त कबूल कर ली और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा ने भारत के साथ इल्हाक कर दिया, जिसमें तीन चीज़ें शामिल थीं कि भारत जम्मू और कश्मीर के तीन मामलात को देखेगा, जिसमें पहला दिफा, दूसरा मवासलात और तीसरा बैरूनी मामलात यानी खारजा उमूर शामिल होंगे। इसके बदले में राजा हरि सिंह को ये यकीन दिलाया गया कि बाकी तमाम मामलात के लिए कश्मीर अपनी कानून साज असम्बली के ज़रिए अपने क़वानीन बनाएगा। इस मुआहदे पर पाकिस्तान ने सवालात उठाए और करार दिया कि ये इल्हाक दबाव का नतीजा है। फिर मामला अक़वाम मुत्तहिदा के पास गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में एक करारदाद मंसूर की जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और भारत अपनी फ़ौजें इस रियासत से वापस बुलाएं, जिसके बाद रियासत में रेफरेंडम कराया जाएगा ताकि कश्मीरी अवाम खुद ये फैसला कर सकें कि उन्हें आज़ाद रहना है या पाकिस्तान और भारत में से किसी एक मुल्क के साथ इल्हाक करना है। मगर इस करारदाद पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसी दौरान कश्मीर में एक शख्स लीडर के तौर पर उभर रहा था जिसका नाम शेख अब्दुल्ला था और भारत ने इस मामले का फ़ायदा उठाते हुए 30 अक्टूबर 1948 में मकबूजा कश्मीर में एक एमरजेंसी के तहत हुकूमत कायम कर दी और शेख अब्दुल्ला को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया और फिर कश्मीर के लिए रेफरेंडम का मामला दबता चला गया। इसी दौरान भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के दरमियान कश्मीर के इल्हाक को हतमी शक्ल देने के लिए दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से बहस का आगाज़ हुआ। मामले को देखने के लिए कश्मीर में कानून साज असम्बली बनाई गई। इस कानून साज असम्बली ने आर्टिकल 370 के खदोखाल तय किए, जिसके तहत कश्मीरियों के भारत के साथ ताल्लुक़ को हतमी शक्ल दी गई। लेकिन कश्मीरियों की अपनी रियासत में क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी बहस होती रही।
1954 में सदारती हुक्म के जरिए आर्टिकल 370 की बुनियाद पर कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 35A को शामिल किया गया। यानी कश्मीर से मुतालिक भारतीय आइन में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को शामिल किया गया। इसकी इजाज़त कश्मीर की आइन साज असेंबली ने दी और इस असेंबली ने खुद को 1957 में डिसॉल्व यानी ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A को समझने से पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इन आर्टिकल्स के लिए कश्मीर की आइन साज असेंबली की रजामंदी शामिल थी, जिसका अब वजूद नहीं है। तो अब जायज़ा लेते हैं कि भारतीय आइन के आर्टिकल 370 का, जो भारत के कश्मीर से ताल्लुक़ की बुनियाद है, भारतीय आर्टिकल 370 के मुताबिक भारतीय आइन कश्मीर को ख़ास हैसियत देता है। आर्टिकल 370 के मुताबिक कश्मीर का अपना आइन होगा, अपना झंडा होगा। दिफा, खारजा मामलात और मवासलात के अलावा कश्मीर के पास तमाम मामलात पर कानून साजी करने का अपना इख्तियार होगा। भारत को अगर दीगर मामलात पर कानून साजी करना पड़े तो इसे रियासत की असेंबली की इजाज़त लेनी होगी। यानी भारतीय पार्लियामेंट इस आर्टिकल के तहत कश्मीर से मुतालिक सिवाय दिफा, खारजा और मवासलात के अलावा कोई कानून साजी नहीं कर सकता। अगर इसे कानून साजी करनी है तो इसे पहले पार्लियामेंट में यह कानून पास करना होगा, फिर यह कानून कश्मीर की असेंबली में जाएगा और अगर वो मंजूरी देते हैं तब जाकर वो कानून कश्मीर पर लागू होगा। आर्टिकल 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को एक खास मुकाम हासिल होगा और भारत के आइन की जो दफात दीगर रियासतों पर लागू होती हैं, इस आर्टिकल के तहत उनका इतलाक रियासत जम्मू कश्मीर पर नहीं हो सकता। आर्टिकल 370 के तहत भारतीय हुकूमत सिवाय जंगी हालात के जम्मू और कश्मीर में किसी किस्म की इमरजेंसी भी नाफिज नहीं कर सकती। यानी आर्टिकल 370 का एक हिस्सा तो यह है कि कश्मीर में कौन से कानून लागू होंगे और कौन से नहीं। ये मामला तो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन इस आर्टिकल 370 को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये मामला भी आर्टिकल 370 के अंदर मौजूद है। आर्टिकल 370 की शिक नंबर 3 के मुताबिक भारतीय सदर एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए इस आर्टिकल को ख़त्म या महदूद कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल को ख़त्म या महदूद करने के लिए सदारती नोटिफिकेशन से पहले रियासत की आइन साज असेंबली की सिफारिश ज़रूरी है। यानी कश्मीर की अपनी आइन साज असेंबली की सिफारिश से पहले भारतीय सदर आर्टिकल 370 को ख़त्म या महदूद करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। अब कश्मीर की आइन साज असेंबली तो 1957 में ख़त्म हो गई, तो तकनीकी तौर पर सदर को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले रियासती असेंबली की इजाज़त चाहिए होगी, लेकिन इस वक्त कश्मीर में कोई रियासती असेंबली है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जून 2018 से गवर्नर राज लगा हुआ है और गवर्नर ने इस बिल की मंजूरी भी दे दी है। यानी एक मुतनाज़े तरीके से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 को भारतीय पार्लियामेंट या सदर ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। इस हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकील राम जेठमलानी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस आर्टिकल को जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली ने मंजूर किया है और भारतीय पार्लियामेंट इसे ख़त्म नहीं कर सकती। दूसरा अहम मामला यह है कि सिर्फ रियासत कश्मीर की ख़ास हैसियत को क्यों गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि भारत की दीगर रियासतों को भी भारतीय आइन में ख़ास मकाम हासिल है। ऐसी रियासतें मौजूद हैं भारत में। भारतीय आइन के आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड की रियासत को भी खास हैसियत हासिल है। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड के वासियों के समाजी और मजहबी मामलात भारतीय पार्लियामेंट के कानून के दायरे से बाहर होंगे। सिविल और क्रिमिनल केसेस के मामलात भी नागालैंड के वासियों की रिवायात के मुताबिक तय पाएंगे। नागालैंड की रियासत को अपने वसाइल और ज़मीन पर हक़ हाकमियत हासिल होगा। इसी तरह आर्टिकल 371B के तहत रियासत आसाम, आर्टिकल 371C के तहत रियासत मणिपुर, आर्टिकल 371D के तहत रियासत आंध्र प्रदेश और रियासत गोवा को भी ख़ास मकाम हासिल है। लेकिन मुतनाज़े तरीके से सिर्फ कश्मीर के मामले पर रद्दो बदल किया जा रहा है। आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि आर्टिकल 35A कश्मीर की असेंबली को यह अख्तियार देता है कि वह अंदरूनी मामलात पर खुद से फैसला करे और भारतीय पार्लियामेंट इन फैसलों के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं कर सकती। अब मकबूजा कश्मीर की असेंबली ने अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से जो फैसले किए थे उनमें से कुछ ये थे। जम्मू कश्मीर की हदूद से बाहर किसी भी इलाके का शहरी रियासत में जायदाद का मालिक नहीं बन सकता था, यहाँ सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता था और ना कश्मीर में आज़ादाना तौर पर सरमायाकारी कर सकता था। लेकिन अब किसी भी भारतीय शहरी को ये तमाम हुकूक हासिल होंगे।
कश्मीरियों को खदशा है कि आर्टिकल 35 खत्म होने के बाद वो कश्मीर में अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे, उनकी ज़मीनों, वसाइल और रोज़गार पर कब्जा हो सकता है। अब भारतीय हुकूमत ने इस आईनी आर्टिकल को ख़त्म कर दिया है, जिस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। भारत में इस आर्टिकल के हवाले से कई साल से बहस हो रही है और ये मोदी हुकूमत का इंतखाबी वादा भी था, जिस पर आज अमल कर दिया गया। भारतीय हुकूमत को अंदाज़ा था कि कश्मीर में इस फैसले के बाद रद्द-ए-अमल सामने आएगा, इसलिए पहले से ही इक़दाम उठाए गए। चंद दिन पहले से ही कश्मीर में सूरत हाल कशीदा है। भारतीय हुकूमत गुज़िश्ता हफ्ते 35,000 से ज़ायद इजाफी फ़ौजी मकबूजा कश्मीर में भेज चुकी है और आज मज़ीद 8,000 फ़ौजी भेज दिए गए हैं। साथ ही भारतीय हुकूमत की जानिब से सयाहों और ज़ायरीन को फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर छोड़ने की हिदायत के बाद कश्मीरी अवाम की बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो गया। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पहले उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया और अब महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर कश्मीरी रहनुमाओं को भी घरों में कैद कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। भारतीय हुकूमत के इस फैसले पर कश्मीरी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। साबिक वज़ीर आला कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि आज का दिन भारत की जमहूरियत का सियाह तरीन दिन है। जम्मू और कश्मीर की क़यादत की जानिब से 1947 में दो कौमी नज़रिए को रद्द करना और भारत के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला बैकफायर कर गया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को यकतरफा तौर पर ख़त्म करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। इससे भारत जम्मू और कश्मीर में काबिज़ क़ुव्वत बन जाएगा। इसी तरह साबिक वज़ीर आला कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि भारतीय हुकूमत का ये यकतरफा फ़ैसला कश्मीरी अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। इतने खामोशी से इस तबाहकुन फैसले के लिए फ़िज़ा हमवार की। बदकिस्मती से हमारा सबसे बड़ा खौफ सच साबित हो गया, जबकि कश्मीर में भारतीय हुकूमत के नुमाइंदे हमसे झूठ बोलते रहे कि कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा। ये फैसला यकतरफा, गैर कानूनी और गैर आइनी है, जिसकी उनकी जमात चैलेंज करेगी। एक तवील और मुश्किल लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए हम तैयार हैं। साथ ही भारत के अंदर से भी मोदी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत सामने आ रही है। कांग्रेस के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम ने भारतीय पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त आपको लगता है कि आपने कामयाबी हासिल कर ली है, मगर आप गलत हैं और तारीख आपको गलत साबित करेगी। आने वाली नस्लों का ये एहसास होगा कि ये ऐवान आज कितनी संगीन गलती कर रहा है। ये भारतीय आइन की तारीख का सियाह तरीन दिन है। पाकिस्तान ने भी भारतीय हुकूमत के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा में तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एहतजाजी मुरासले में भारत से कहा गया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय इक़दाम को यकसर मुस्तरद करता है। मकबूजा कश्मीर के स्टेटस में तब्दीली का भारतीय इक़दाम गैर कानूनी है और आलमी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी खारजा ने कश्मीरी रहनुमाओं की नज़रबंदी, मवासलाती निज़ाम की बंदिश की भी मुखालफत की। सेक्रेटरी खारजा ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुर बदलने की भारतीय कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। इससे पहले भारतीय ऐलान के बाद दफ्तर खारजा ने बयान में जारी किया था, जिसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर एक तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारतीय हुकूमत का कोई एकतरफा इक़दाम मुतनाज़ हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इक़दाम मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम के लिए कभी काबिल कबूल नहीं होगा। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तनाज़े में एक फ़रीक की हैसियत से पाकिस्तान भारत के गैर कानूनी इक़दाम से निपटने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार करेगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनकी सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अब ये बहुत अहम एलामिया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान एक फ़रीक की हैसियत से तमाम इक़दाम उठाएगा और हर मुमकिन रास्ता इख्तियार करेगा। साथ ही सिफारती कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत से ज़्यादा तहम्मुल की अपील की है और कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाने की अपील करती है कि सूरत हाल मज़ीद ना बिगड़े। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर तैयब एर्दोआन और मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद से भी राब्ता हुआ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क की सियासी क़यादत मुत्तफ़िक़ है, भारतीय इक़दाम की मज़म्मत कर रही है। साथ ही सदर मुमलिकत ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है, जिसमें मसला कश्मीर पर बात होगी। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला जवाब भारतीय फायरिंग और सरहदी इलाके में क्लस्टर बॉम्ब फेंकने के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, जिसके एलामिये के मुताबिक भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए परेशानी में पुरखतर ऑप्शंस इख्तियार कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में इजाफी भारतीय फौज जलती पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। भारतीय अज़ाइम खित्ते में तशद्दुद बढ़ाकर इसे फ्लैश पॉइंट बना सकते हैं।
भारत तनाज़े पर के पुरअमन हल की तरफ बढ़े। कौमी सलामती कमेटी ने एलामिया में कहा कि भारत पाकिस्तान को उकसाने के लिए शहरी आबादी को क्लस्टर बॉम्ब से निशाना बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि भारतीय हरदर्मी से खित्ते का अमन तबाह हो रहा है। किसी भी भारतीय मुहिमजोई या जारियत का पूरी कौम की मदद से जवाब दिया जाएगा। भारत ने जहां एक तरफ मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी है, वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में न सिर्फ इजाफा कर दिया है, बल्कि LOC के अतराफ शहरी आबादी पर क्लस्टर बॉम्बों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ISPR की मुताबिक भारतीय फौज ने 30 और 31 जुलाई की रात वादी नीलम में मासूम शहरियों को क्लस्टर बॉम्ब से निशाना बनाया, जिससे 4 साल बच्चे समेत 2 अफराद शहीद और 11 शदीद जख्मी हुए, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ISPR के मुताबिक क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करके भारतीय फौज जिनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही है। तमाम बैनुल-अक़वामी इक़दार को बालाए ताक रखते हुए शहरी आबादी पर ममनूआ हथियारों का इस्तेमाल भारत के मकरूह चेहरे और इखलाकी इक़दार को बेनकाब करता है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी अपने ट्वीट में भारतीय फोर्सेस की तरफ से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की मजम्मत की। उनका कहना था कि कोई हथियार कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के अज़म को नहीं दबा सकता। कश्मीर हर पाकिस्तानी के खून में गर्दिश करता है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद हर सूरत कामयाब होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि वो भारतीय हमले की मजम्मत करते हैं। भारत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया और रिवायती हथियारों से मुताल्लिक 1983 के मुआहदे के अपने ही वादे की खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आलमी अमन सलामती को दरपेश खतरात का नोटिस ले। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने भारत की जानिब से क्लस्टर बम इस्तेमाल करने की न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि इससे होने वाले नुकसानात पर मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई ताशियों का आज मुतासरा इलाकों का दौरा भी कराया गया, जिसमें चीन, बरतानिया, फ्रांस, रूस और जर्मनी के दिफा ताशी शामिल थे, जिन्होंने कंट्रोल लाइन का दौरा किया और भारत की जानिब से क्लस्टर बमों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया। अब पाकिस्तान इस हवाले से क्या इकदाम करेगा? ब्रेक के बाद हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी क्या क्या ऑप्शन है जिस पर पाकिस्तान गौर कर रहा है और क्या क्या अभी तक पाकिस्तान ने किया, इस पर तफसील से बात करेंगे। ब्रेक से पहले कश्मीर की सूरत हाल, तारीखी पस मंजर हमने आपके सामने रखा। अब पाकिस्तान क्या करेगा? शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ज़ाहिर है जो कुछ भारत ने किया, अब दफ्तर ख़ारजा का बयान में है कि पाकिस्तान जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब पर गौर कर सकता है, सारे ऑप्शंस पर गौर करेंगे। क्या क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास जिस पर गौर हो रहा है और पाकिस्तान क्या कर सकता है? ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने राबते किए हैं दूसरे सरबराहान मुमलिकत से। देखिए, हम पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने फिलफौर इस कदम को न सिर्फ मुस्तरद किया है, हमने उसकी मजम्मत की है। हमने आज डिमाश किया है उसको हाई कमिश्नर को बुलाकर इस कदम पर। OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ इजलास हो जाए। हमारी वजीर आजम की आज मलेशिया के वजीर आजम मोहम्मद महातिर से बात हुई है, सदर उर्दुगान से प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई है। इसी तरह हम अब इस वक्त जो हमारे न्यूयॉर्क में जो हमारा मिशन है उसके मैंने जिम्मे लगाया है कि वो वहाँ कंसल्टेशंस का आगाज करे। प्रेसिडेंट हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के, उससे डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से मैंने कहा है कि फिलफौर उनसे राब्ता करें और देखें कि हम इसको किस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा मसला था है और अब भी अगर भारत समझता है कि इन तरामीम से इसकी जो बुनियादी जो कानूनी हैसियत है उसमें कोई तब्दीली आई है तो ये उसकी गलतफहमी है। बिल्कुल नहीं, आज भी वो डिस्प्यूटेड कल भी था और आज भी है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि क्या हमारे पास गुंजाइश है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की, क्या उसमें लीगली हम कंसल्ट कर रहे हैं अपने लॉ डिपार्टमेंट से कि क्या जुरिस्डिक्शन बनती है नहीं बनती। तो जितने भी ऑप्शंस हैं हम सबको कंसिडर करेंगे। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह ये जो हमें जो हर तरफ से जो रिएक्शन आया है कि डायस्पोरा जो है कश्मीरी डायस्पोरा उससे
उनके जज्बात क्या हैं और उनसे मशावरत कैसे की जाए कि वो इस पे क्या तवक्को करना चाहते हैं और पाकिस्तान की किस किस्म की वो पाकिस्तान की वाबस्तगी चाहते हैं। शाह साहब, साथ में ये बताइएगा कि भारत के अपने तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इरादा तो बीजेपी का था ये करने का, उनके मैनिफेस्टो में भी था इलेक्शन से पहले, लेकिन सदर ट्रंप और वजीर आजम पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई जिसमें सदर ट्रंप ने मीडिएशन की बात की, उसके बाद मोदी सरकार ने और बीजेपी ने तेजी से और फौरी तौर पर ये काम किया है। जिस बयान से को हम बहुत अच्छे तरीके से ले रहे थे ट्रंप के, वो असल में वजह बन गया है कुछ तज्जियाकारों की नजर में, भारतीय तज्जियाकारों की नजर में, जिसकी वजह से ये तेजी से उन्होंने ये इकदाम किया। आप समझते हैं ऐसा हुआ? देखिए, ये इनका कोई ये जो कदम जो उन्होंने उठाया है, इस पे सोच विचार तो काफी अरसे से बहस चल रही थी। ये जो ट्राइफिकेशन की बात हो रही है, ये जो था कि एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए इस इलाके को, और इसकी हैसियत को जो एक स्टेट की हैसियत थी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत जो भारत के आइन में थी, उससे ख़त्म कर दिया जाए। ये चीज़ें चल रही थी, ये बात नई नहीं थी, लेकिन उनके मंशूर में भी उसका जिक्र था, तज़किरा था। लेकिन जो माहौल था, जो वहाँ की कश्मीरी क़यादत थी, एक तो है ना जो हुर्रियत का मौक़िफ़ है वो आपके सामने है, लेकिन वो कश्मीरी क़यादत जो उनके साथ माजी में हम कलाम रही है, जो नरम गोशा रखती रही है, जो कोलिशन मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रही है, ये उनकी तवक्को ये नहीं थी कि वो भी इस तरह इसको रिएक्ट करेंगे, और ये उनकी तवक्को के बरक्स हुआ है कि उन्होंने भी रिएक्ट किया है। उनके खिलाफ भी उनको इस किस्म का कदम उठाना पड़ा कि उनको महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला को, इन सबको नज़रबंद करना पड़ा, जेलों में डालना पड़ा। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने इस माहौल को और जो इलेक्शन में जो उनको इम्बोल्डन हुए हैं, जिस किस्म का इलेक्शन रिजल्ट उनको मिला है, वो समझते हैं कि इस वक्त भारत में जो उनकी ऑपोजिशन है वो इस वक्त उनकी नज़र में बहुत उन्हें कमज़ोर दिखाई दे रही थी। और आपके इल्म में है कि वो तबका भारत में जो कि एक सेकुलर इंडिया का तस्वुर पेश करता था, उन्होंने उस तबके को कोने से लगा दिया, और उस पर वो समझते थे बहुत एक मुनासिब मौका है कि जो उनका जो हिंदुत्वा का जो फलसफा है, जो सोच है, उस पर मुसल्लत की जाए। तो उन्होंने अपने अंदरूनी हालात को जांचते हुए और ये भी देखते हुए उनकी राय में कि इंटरनेशनली भी शायद वो जो फलस्तीन के साथ हो रहा है और जो हुआ है और जो दुनिया में उसका जिस किस्म का वो रिएक्शन सोच रहे थे वो नहीं हुआ, तो उन्होंने इन सब चीजों को सामने रखते हुए शायद मौका का फायदा उठाने की कोशिश की। जब इन्होंने मौके का फायदा उठाया है, उनके मैनिफेस्टो में भी था, और आप कह रहे हैं कि तवक्को की जा सकती थी कि बीजेपी सरकार इस इलेक्शन मैंडेट के बाद और अपोजिशन के कमजोर होने के बाद इस किस्म का करती है, तो क्या पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं था? ये बिल्कुल सरप्राइज हुआ है पाकिस्तान मोदी गवर्नमेंट के इस इकदाम के बाद? बिल्कुल सरप्राइज हुए हैं? देखिए, नहीं, पाकिस्तान को ये हमें अंदाजा था कि इस किस्म की वो हरकत कर सकते हैं, और कुछ मिल रहे थे। मिसाल के तौर पर इस फैसले से पहले जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो हमारी मीटिंग थी, इजलास था, उसमें बिल्कुल हमें वाज़ेह इशारे दिखाई दे रहे थे, और जो वहाँ तबादला ख्याल हुआ सबका ये मुत्तफ़िका राय थी कि वो ऐसा करने चले हैं, और वो हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार
रहना चाहिए। पर हमें ये नहीं अंदाजा हो सका कि बिल्कुल 24 घंटे के अंदर ये मुतवक्के है, लेकिन जिस किस्म की वो ट्रूप की डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, एडिशनल फोर्सेस वहाँ भेज रहे थे, कॉलेजेस की जो तातीलात में इजाफा कर दिया उनने, अपना जो मॉनसून सीजन है लोकसभा का उसकी तारीखों में इजाफा किया, तो इस किस्म के वो टूरिस्ट को कहा कि भाई आप जो आए हैं सयाह वो अपना फिलफौर लौट जाएं, जो अमरनाथ यात्रा है उसको मुख्तसर कर दिया। तो इस किस्म की इंडिकेशंस तो आ रही थी, लेकिन ख्याल था कि एक हमारा अपना अंदाजा था कि जो वो 15 तारीख को जो उनकी तकरीर मुतवक्के है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की, शायद उस तकरीर में कोई वो बड़ा ऐलान करें। फिर ट्रंप ने कहा था कि वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं, फिर एक और बयान दिया बाद में जिसमें नरेंद्र मोदी की भी तारीफ़ की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की भी तारीफ़ की और कहा कि अगर ये दोनों चाहें तो मैं इन दोनों के दरमियान मीडिएशन करने को तैयार हूँ। अब आप समझते हैं कि सदर ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं जब भारत ने भरपूर हठधर्मी दिखाई है, जो कुछ कश्मीर के साथ अब किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट तो कर दिया मगर अमेरिका की तरफ से कोई अभी तक रद्दअमल सामने नहीं आया। क्या पाकिस्तान राब्ता करेगा अमेरिका से, ट्रंप से कहेगा, क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्हें यकीनन किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि हर उस कुव्वत को जो बर्र-ए-सगीर में अमन व इस्तेहकाम चाहती है, हर उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिस्से को जो कि इंसानी हकूक की जिस तरह खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वो चाहते हैं कि वो थम जाएं और उनमें मजीद इजाफा ना हो, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल भी तो हो सकता है। और उस रद्द-ए-अमल का क्या होगा? फर्ज कीजिए अगर मकबूजा कश्मीर में रद्द-ए-अमल होता है तो उस रद्द-ए-अमल को तो वो कुछ लेंगे, बज़ोर बाजू कुछ लेंगे और उस पे खून खराबा हो सकता है। तो उस खून खराबे से बचने के लिए अमन और इस्तेहकाम को मजीद न बिगड़ जाए, और फिर मैं समझता हूँ कि वो लोग जो समझते हैं कि अफगानिस्तान का अमन और इस्तेहकाम जहाँ गुफ्तगू खासी आगे बढ़ चुकी है, वो बहुत एक नाजुक मरले में दाखिल हो चुका है, वहाँ इस किस्म की एक डिस्ट्रैक्शन जो है वो खित्ते के लिए सूदमंद नहीं है। उन सब कुव्वतों को मेरी नज़र में अपना किरदार अदा करना चाहिए। शाह साहब, साथ ये भी बताइएगा कि नरेंद्र मोदी के इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म को एक उम्मीद थी कि दाएं बाजू की क़ुव्वत है बीजेपी और कांग्रेस नहीं अमन ला सकती और मसला कश्मीर हल कर सकती। नरेंद्र मोदी अगर जीत गए तो एक उम्मीद है कि मसला कश्मीर हल हो, बात आगे बढ़े। अब वो क्या उम्मीदें सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की थी नरेंद्र मोदी को लेकर, या आप समझते हैं कि अभी भी यहाँ से अमन की तरफ बढ़ा जा सकता है, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, उनके ख्याल में हो सकता है उनको दिखाई दे रहा हो कि उन्होंने इस कदम से मसला कश्मीर को उनकी नज़र में उन्होंने हल कर दिया, लेकिन मेरी नज़र में उन्होंने मसला कश्मीर को ज्यादा उजागर कर दिया है, इंटरनेशनलाइज कर दिया है। वो तो इज्तनाब करते रहे और कहते रहे कि ये तो दो तरफा मामला है और इसको किसी तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करने की जरूरत भी नहीं है। अब जब वो कहते हैं कि सालिसी के लिए वो तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि दो तरफा मामला है, तो फिर जो शिमला मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की है, शिमला मुआहदे में बायलैटरलिज्म है, ये जो कदम उठाया है इसमें कोई बायलैटरल चीज तो दिखाई नहीं दे रही, ये तो एक यूनिलैटरल कदम है और ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो हर लिहाज से ये जो कदम है, चाहे लीगली देखा जाए, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्पिरिट जिसके तहत ये मसले पे माजी में गुफ्तगू होती रही है उसको देखा जाए, चाहे इंसानी निगाह से देखा जाए, ये सरीहन बहुत खतरनाक खेल खेला है उनने। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि सारे ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, हुकूमत एक्टिव भी हो गई है। अमेरिका जाएंगे और बात करेंगे मुईद यूसुफ से जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। वज़ीर आज़म की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात थी और वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका था उसको बहुत करीब से भी देखा। बहुत शुक्रिया मुईद यूसुफ साहब। मुईद साहब, अब ज़ाहिर है बहुत सारी थियरीज और कॉन्स्पिरेसी थियरीज, नज़रिए, साजिशी नज़रिए सब एक साथ जन्म लिया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से। आज जो इक़दाम हुआ है उसके बाद एक ये
کہ جو ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی نے ان کو کال کر کے کہا کہ میڈیٹ کر دو مسئلہ کشمیر پر، وہ اصل میں یہ تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، اس کے بعد جو سچویشن بنے گی اس میں آپ نے میڈیشن کا کردار ادا کرنا ہے. اور دوسری کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ کرنا تو بی جے پی نے یہ سب تھا، مگر ٹرمپ نے جو بیان دیا وزیر اعظم پاکستان سے مل کر، اس کے بعد اس میں تیزی آ گئی اور نریندر مودی نے جو کام کرنا بعد میں تھا وہ بہت جلد کر دیا. شاہزیب، مجھے نہیں معلوم کہ ٹرمپ صاحب کو مودی صاحب نے کچھ کہا نہیں کہا، کیا کہا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل اور آج کے واقعات کے بعد مودی صاحب جو ہیں بالکل اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ معاملہ انہوں نے اب جو شروع کیا ہے یہ آسانی سے رکنے والا نہیں. یہ ابھی کورٹ جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کر رہا ہے، پھر یہ آگے بات جائے گی. لیکن میں کم از کم جتنی بھی انٹریکشن میری ہوتی ہے ایک انٹلیکچوئل سطح پہ کشمیری نوجوانوں سے یا جو کشمیر کو سمجھتے ہیں، میں ابھی دسمبر میں انڈیا میں بھی تھا، یہ معاملہ ہاتھ سے ان کے نکل رہا ہے، بہت دیر سے نکل رہا ہے. اور یہ ایک ٹپیکل رسپانس ہے ایک وہ رائٹ ونگ حکومت کی جو یہ سمجھتی ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم ہر کام کرا سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر میں انڈیا میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تو ایک کیٹاسٹرافک ایرر ہے. اور امریکہ کی طرف سے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا کی تو پالیسی ہی یہ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کسی تیسرے ملک کو بیچ میں نہیں آنے دینا. تو اگر نہیں بھی آنا تھا، اگر ٹرمپ صاحب نے صرف ویسے ہی وہ بات کر دی تھی، تو اب جس طرف معاملات جا رہے ہیں، یو این کے ہیومن رائٹس والے بھی انوالو ہو گئے ہیں، تو یہ تو اور انٹرنیشنلائز ہوگا. تو مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن اپنے پیر پہ کلہاڑی ضرور ماری. اور اگر اپنے پیر پر انڈیا نے کلہاڑی ماری تو اس کلہاڑی کے کانسیکوینسز بھی ان کو بھگتنے پڑیں گے، اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے بھگتنا پڑے، امریکہ کی طرف سے بھگتنا پڑے، اقوام متحدہ کی طرف سے بھگتنا پڑے. یہ سب کردار ادا کریں تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ جو کلہاڑی ماری ہے اور جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے وہ غلط کیا. دیکھیے، اب تو ہر باڈی ایکٹیویٹ ہوگی کیونکہ یہ ایک لیگل سٹیٹس چینج ہو رہا ہے اس چیز کا جو یو این ریکگنائز، اقوام متحدہ کا ایک ریکگنائزڈ ریزولوشن سمیت ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک جھگڑا ہے. تو وہ ایکٹیویٹ تو لیگلی ہو جائیں گے، اس میں پاکستان کرے نہ کرے ظاہری بات ہے پاکستان اپنی ڈپلومیسی کرے گا، وہ تو نظر آ رہا ہے، اب ہوگی بھی. اور ٹرمپ صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا خیال ہے ایک اور موقع مل گیا ہے اس گفتگو کا. اگین مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ان کی سٹیٹمنٹ کا، لیکن دیکھیے اب تو ایک واضح بات ہے عمران خان صاحب اور ٹرمپ صاحب کی میرے نزدیک ایک گفتگو دوبارہ ہوگی یا ہونی چاہیے کم از کم کہ جی آپ نے یہ بات کی تھی، اب یہ معاملہ ہے، اب بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے. اور جہاں پہ میرا خیال ہے ہندوستان کی مس کیلکولیشن ہے، ایرر ہے، وہ یہ ہے کہ پلوامہ میں جو کچھ بھی ہوا فروری میں، امریکہ کس کے ساتھ تھا، کیا کیا نہیں کیا، امریکہ کی بیوروکریسی میں ایک ایٹمی جنگ سے زیادہ خطرہ کسی چیز کو سمجھا نہیں جاتا. وہ پیرانوئڈ ہیں اپنے سر جنگ کے ایکسپیرینس کے بعد. تو اگر یہ معاملہ پھر بڑھتا ہے اور لائن آف کنٹرول پہ بھی ٹینشن بڑھ جاتی ہے جو نظر آئی ہے ہمیں پچھلے دنوں میں، تو امریکہ لازمی طور پہ اس کا نوٹس لے گا اور کچھ نہ کچھ کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر واقعی یہ بات ہے کہ کسی ثالثی نے آ کے کردار ادا کرنا ہے تو یہ اب اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ اس ہندوستان کی موو کے بعد. اگر جو بھی کردار ہو، اگر ثالثی کا کردار ہوگا تو وہ کس پوائنٹ پر ہوگا؟ جو آج بھارت نے کر دیا اس کے بعد کے سٹیٹس کو پر ہوگا، یا جو بھارت نے آج سے کیا ہے اس سے پہلے جو سٹیٹس کو تھا اس میں کوئی کردار ثالثی کا ہوگا؟ تاکہ اگر کلہاڑی ماری ہے تو بھارت تو اس پر بضد ہوگا کہ ہم نے جو کر دیا اس کے بعد کی آگے کی بات کریں، مگر بین الاقوامی برادری یا امریکہ مجبور کر سکے گا کہ نہیں جی اس سے پہلے کی بات کریں. شاہزیب، اس کا دار و مدار کشمیر کے اندر سے ری ایکشن پہ ہے اور انڈیا کے کورٹس پہ ہے. اگر تو آپ کو یہ نظر آیا، دیکھیے میں ایک اور بات بھی کر دوں، یہ یاد رکھیے، جب ٹرمپ صاحب نے اسرائیل کا جروشلم کی اپنی سفارت خانے کو موو کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم سٹیٹس چینج کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور اب ایک ریاست کی بات کرتے ہیں فلسطین کے اور اسرائیل کے حوالے سے، تو یہ خیال تھا کہ مسلم دنیا کھڑی ہو جائے گی، واویلا مچ جائے گا، طوفان آ جائے گا. ایک چوں نہیں ہوئی، کسی نے بات نہیں کی. تو یہ ڈیمنسٹریشن ایفیکٹ بھی ہے، دوسرے ممالک دیکھ رہے ہیں. مودی صاحب نے بھی ضرور، امت شاہ، مودی صاحب، یہ دوال، انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ ادھر بھی کچھ نہیں ہوا، ادھر بھی کچھ نہیں ہونا، یہ کر گزرو. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کشمیر سے اندر سے کیا آواز اٹھتی ہے، وہاں پہ کیا بات چلتی ہے، کیا اس پہ ری ایکشن آتا ہے، پروٹیسٹ آتا ہے. تو اس کی بنا پر میرا خیال ہے ثالثی بھی دیکھیں گے کہ کیا ہندوستان کی سپورٹ کرنی ہے
अपोज करना है इस मूव को, एक मिडिल ग्राउंड लेना है। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये जरूर वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने जो सिफारतकारी अपनी कुछ सालों में की है, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, जो भी हम कहते रहे थोड़ा बहुत, लेकिन दुनिया का रुझान हिंदुस्तान की तरफ था। ये हिंदुस्तान ने पहली दफा खुद से मेरे नजदीक अपने आप को ये स्पेस खोली है, खुद ये इकदाम करके, कि अब दुनिया इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती है, खास तौर पे ह्यूमन राइट्स के एंगल को, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इन्वॉल्व होगा। और जब अक़वाम मुत्तहिदा इन्वॉल्व होगा तो वो किस हद तक हो सकता है? और जब आपने यरूशलेम की मिसाल दी तो इसराइल का एक रवैया है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी कुछ भी कहे, अक़वाम मुत्तहिदा कुछ भी करता रहे, वो अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाते रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी होता है अमेरिका वीटो कर देता है। जब भारत ने भी, आप कह रहे हैं कि उस कैलकुलेशन को मद्देनजर रखकर किया होगा, तो क्या भारत ये समझता है कि उसका लेवरेज भी अब बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर वैसा ही हो गया है जैसा कि इसराइल का है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा ख्याल हो तो गई है। देखिए, अभी तक तो तारीख यही कहती है, क्योंकि वो अमेरिका के ताल्लुक को अमेरिका भी इतना अहम समझता है, तो उनका ख्याल है कि ये मामला अंदरूनी रहेगा और ऐसे ही चलेगा। और शायद किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। हमने ये देखा है कि जब एक रुझान एक मुल्क की तरफ हो किसी बड़ी पावर का या सुपर पावर्स का, तो फिर इस तरह मामलात चलते हैं कि वो इग्नोर हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें। तो अक़वाम मुत्तहिदा के पास, आप जानते हैं, कोई वो टूथलेस है, उसके पास कोई ऐसा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म तो है नहीं। 70 साल से यही हो रहा है, तो शायद इस दफ़ा भी वही बात हो। और मैं ये नहीं कह सकता कि ये लाजमन जो है मामला किसी न किसी ऊंट करवट इस तरह बैठेगा कि कश्मीरियों को जो है उनका हक मिलेगा, उनकी जिंदगियां आसान होंगी। लेकिन बहरहाल अब ये सफारतकारी पे डिपेंड करता है। हाँ, ये आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि एंड में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि बाहर से कोई आके कहेगा कि जी ये ठीक करना है, इसको रिवर्स करना है, वरना हम देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। मोईद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। बैनुल-अक़वामी बिरादरी क्या करेगी, पाकिस्तान क्या कर सकता है, हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा भी मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे कोई के बाद। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा अब हमारे साथ मौजूद हैं। खर साहिबा बहुत शुक्रिया। खर साहिबा, बैनुल-अक़वामी बिरादरी अब भारत के इस इक़दाम के बाद, ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ भी जाएंगे, राब्ते शुरू भी हो गए हैं। क्या कर सकती है बैनुल-अक़वामी बिरादरी और क्या कर सकता है पाकिस्तान अब इस सूरत हाल में? देखिए, पहले तो शाहज़ेब, आई थिंक हमें कोई लफ्ज़ नहीं दबाने चाहिए या अपनी आपको डिप्लोमेटिक जार्गन में नहीं उलझाने देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इंडिया की तरफ से स्टेप लिया गया है, जिसमें उन्होंने हर चीज़, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर, अपनी स्टेट की कमिटमेंट्स एट द टाइम ऑफ एक्सेशन ऑफ द कश्मीरी स्टेट टू इंडिया एंड इन 1954, बिकॉज 37A आपको 1954 से मिलता है, 370 आपको पहले से मिलता है। सारी कमिटमेंट्स को रेनिगेट किया है, उसमें से बाहर निकले और इंडियन स्टेट की क्रेडिबिलिटी, उसके डेमोक्रेसी के क्रेडेंशियल्स का जनाजा निकाल के निकले हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सी एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हुई जिससे ये इनेबल हुआ कि ये हो सके। एक तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑर्डर जिस तरह में है, आप देख रहे हैं यूएस खुद इंटरनेशनल ऑर्डर को ब्रेक करने के चक्कर में है, ना ट्रेड के ऊपर, ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर कहीं भी लीडरशिप नहीं शो कर रहा। यूके, जिसको हम एक अहम तरीन दहाइयों से देखते आए हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ओवरऑल इन एटलीस्ट आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो खुद 31 अक्टूबर की हार्ड ब्रेक्जिट के लिए तैयारी, थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन एक बिल्कुल स्टेट ऑफ केओस में है, EU डिसरे में है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहाँ से एक्सपेक्ट करें कि एक मॉरल प्रेशर आएगा एक फैशिस्ट इंडियन रिजीम के ऊपर कि वो कश्मीरियों का जो खून कर रहे हैं या उनके ऊपर स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं या अब उनका बेधड़क, अगर ये इसमें कहीं भी, जो कि कई इंडियन लिबरल्स भी कहने की कोशिश करें कि यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेप हो या लीगल स्टेप हो, तो सीज करने की क्या जरूरत है? अपने ही नुमाइंदे जो इनके लिए कश्मीर रन करते रहे, महबूबा मुफ्ती साहिबा, अब्दुल्ला साहब, उन सबको हाउस अरेस्ट करने की क्या? गिलानी साहब को तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, हुर्रियत लीडर्स का भी अंडरस्टैंड करते हैं, बट अपने ही लीडर्स को जो आपकी स्टेट में बिलीव करते रहे। और मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा एक जो 4 सेंटेंसेस की स्टेटमेंट में महबूबा मुफ्ती साहिबा से आई है, जिन्होंने कहा है कि आज वो सारे लोग जो 2 नेशन थ्योरी को नहीं बोलते थे, जो मौलाना आज़ाद की सोच थी परहैप्स, जो उनकी महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद के इंडियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करती थी, आज हर किसी के मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है। आज हर किसी को पता चला है कि हम गलत थे, वी वर रॉन्ग। सो गोइंग फॉरवर्ड
India's credibility nowhere to be seen. इससे क्या होगा जब आप डेमोक्रेटिक दरवाजा, डेमोक्रेसी का दरवाजा बंद कर देते हैं, जब आप नेगोशिएशन का दरवाजा बंद कर देते हैं, तो लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? फिर वो जो मलबा गिरेगा वो किस पे गिरेगा? सबसे पहले क्लियरली इंडिया का लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी, उनका मीडियम टर्म, हर चीज इफेक्ट होगी. और जो इनका एक शाइनिंग राइजिंग इंडिया का एक पूरा ढोंग रचा के, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट में तो ढोंग ही रह गया, वो विल कम क्रम्बलिंग डाउन. अभी दुनिया के पास टाइम नहीं है, वो देख नहीं रही बिकॉज बहुत ज्यादा क्राइसिस है. लेकिन इसका जो क्रेडिबिलिटी इशू है और जो इसके रैमिफिकेशंस होंगे, वो शायद मोदी सरकार अगर जानती तो वो हिंदुस्तान, एक हिंदुत्व हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ना करती है जो वो कर चुकी है. तो खरसाई भाई, तो लॉन्ग टर्म में जो इंडिया को इसका नुकसान होगा वो हो गया. मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान फौरी तौर पर क्या कर सकता है इस नुकसान को जो कि कश्मीरियों को हो रहा है रोकने के लिए? देखिए शाजिद, सबसे पहले तो, एंड आई हेट टू से इट बिकॉज यू नो इस वक्त हमें आई थिंक अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा मैच्योरिटी प्लीज दिखानी पड़ेगी ना. बिकॉज ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी, वो पाकिस्तान के फायदे में थी, लेकिन आपने उसका जो राग रचाया सुबह से लेके शाम तक, वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब बार बार अमेरिका प्रेशराइज करे, आप अपने इज्जत और वकार के साथ नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना के आगे जाते हैं. ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दी, हमारे लोग हाथ लेके पहुंच गए. मतलब क्या ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार है? आप दूसरे को क्या दिखा रहे हैं कि आप इतने डेस्परेट हैं कि वो कुछ भी कर जाएगा, आप वहीं पे कभी किसी को कहेंगे अपना असर रसूख. ये देखिए, ट्रंप का ये कहना वाज गुड फॉर पाकिस्तान, उनका कहना हम सालसी. अब लेट्स वेट फॉर द अदर्स टू एटलीस्ट रिएक्ट टू दैट. आप रोज सुबह उठ के शाम को, सो आई थिंक इट वाज रॉन्ग. हमने इमेच्योर, एंड बाय द वे इंडियन थिंकर्स, नॉट वन, अ फ्यू, का ये कहना है कि ट्रंप एंड इमरान खान इमेच्योरिटी हैज इनेबल्ड मोदी टू डू दैट सो सून. मोदी का अंदाजा था, इरादा भी था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बार बार ये लिखा हुआ है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, इस दफा के 2019 के मैनिफेस्टो में 100% लिखा हुआ है. बट आगे से आपने उसको इनेबल कर दिया बिकॉज आपने इसका इतना बेढंगे तरीके से इस चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश की. सो आई थिंक वी हैव टू रियली बी मैच्योर एंड टैक्टफुल. इस वक्त जैसा कि मैंने कहा, दुनिया के किसी मुल्क से एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा. हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना, उनका इंडिया के ऊपर उस तरह का असर रसूख नहीं है कि वो कुछ कर सके. बाकी आई थिंक द ओनली रियल ऑप्शन इज टू इंश्योर कि लीगली यूएन के अंदर, बिकॉज डिस्प्यूटेड टेरिटरी उनका होना 1948 की रेजोल्यूशन के थ्रू आता है, और वो स्टेटस इंडिया कुछ यूनिलैटरल करके नहीं कर सकता, चेंज कर सकता, बिकॉज इस वक्त इंडिया ने जो कश्मीर में किया वो एक मिलिट्री कू के मुताबिक है. उन्होंने बल्कि अपने एक्सेशन जिस टर्म्स पे हुए थे 370 के तहत, उसको हटा के एक्सेशन को ही क्वेश्चनेबल बना दिया. सो करेंटली इट्स अ यूजर्पर ऑफ पावर. इट इज ए स्टेट विच हैज टेकन ओवर अनदर free state which had acceded to it under certain terms and conditions which no longer hold. So this is all a very complex situation. डंडे के जोर पे कितनी देर आप लोगों को सीज में रखेंगे, कितनी देर अंदर रखेंगे, उसके बाद इसका इम्पैक्ट होगा, और वो इम्पैक्ट शायद बहुत भयानक हो. कश्मीरियों के लिए तो होगा ही, कश्मीरियों के लिए तो इस वक्त भयानक है, बट फिर जो स्टेट ऑफ इंडिया के लिए होगा शायद वो इतना भयानक हो कि इसकी मद में पूरा रीजन आ जाए. बहुत शुक्रिया. ज़ैना रब्बानी खर साहिबा कह रही थी कि भारत को लॉन्ग टर्म में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और वो खौफनाक नतीजा होगा. आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे कल मुलाकात होगी. अल्लाह. मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम. अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे.